हेलो बच्चों, हम लोग जान रहे हैं कि कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे और उसको कैसे सिमिलर है एक सिंपल लैंग्वेज को। उसी में हम लोगों ने जाना कांस्टेंट क्या होता है। जो अल्फ़ाबेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जाना कि कांस्टेंट क्या होता है। इससे पिछले क्लास में कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया कि कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हम लोगों ने सीखा कि कांस्टेंट क्या होता है। और मेमोरी के सापेक्ष भी हम लोगों ने सीखा कि कांस्टेंट इज अ मेमोरी ब्लॉक विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर उस स्टेप्स को आप देखोगे तो यहाँ पे जो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बताया कि इस तरह से ही डेवलप होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल। ये अल्फाबेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी बिल्कुल एबीसीडी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो कि बिल्कुल शुरुआत का चीज है। और ये अल्फाबेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारा वाई और हाउ का आप आंसर नहीं कर पाओगे। अब पूछोगे कि बताइए सर कि हम 10 को अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें तो एक कैरेक्टर कांस्टेंट क्यों हो गया? इसकी कोई जवाब हम नहीं दे सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि ऐसे नियम में शामिल है। उसी तरह से जैसे ए, अब ए ऐसा क्यों है इसका कोई जवाब है क्या? नहीं है, क्योंकि ऐसा ही शेप को, इसी पार्टिकुलर शेप को हम कहते हैं कि ये है। इस पार्टिकुलर शेप को आप कह देते हो बी है। उसी तरह से अगर आप इस तरह से 5 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए तो आप कह देते हो कि कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है। तो वाई का यहाँ पे जगह नहीं बनता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम इससे सिमिलरिटीज बना रहे हैं कि अल्फाबेट्स उसके बाद वर्ड, लेकिन अभी तो अल्फाबेट्स में ही वेरिएबल को जानने की जरूरत है। तो कांस्टेंट को हम लोगों ने जाना कि कांस्टेंट इज अ मेमोरी ब्लॉक दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है वेरिएबल। वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल को जितने अच्छे ढंग से आप समझेंगे उतना बेहतर ढंग से आप प्रोग्राम में डेटा को कवर कर पाएंगे। वेरिएबल को जानना है तो उसके लिए आपके माइंड में थोड़ा सा जानकारी सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर होता है रैम के अंदर। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने वैल्यू को अस्थायी नहीं रखता है, वो वैल्यू को चेंज करते रहता है। और इसी ब्लॉक में हम कांस्टेंट की भी बात किए थे। इसी ब्लॉक में हम कांस्टेंट की भी बात किए थे। जैसे मैंने, अगर आपके कहीं क्लास करते होंगे तो वहां अगर व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड में एक कॉर्नर में अगर टीचर ने लिख दिया डेट, तो उस पूरे क्लास के लिए वो डेट, जो एरिया है जिस जगह पे उसने डेट उन्होंने डेट लिखा है वो कांस्टेंट हो गया। और बाकी जगह पे वो लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो एरिया वहां पे कांस्टेंट नहीं रहा। जिसमें लिख रहे हैं बार बार और मिटा रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं रहा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करता है। वेरिएबल इज द मेमोरी ब्लॉक दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल कुछ और नहीं है, मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी ब्लॉक का जो फीचर है कि एक है कि वैल्यू चेंज होने देता है और एक है कि वैल्यू चेंज नहीं होने देता है। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा हो तो ऐसे फीचर को बोलते हैं हम वेरिएबल फीचर ऑफ मेमोरी ब्लॉक। और जहां पे वैल्यू चेंज, तो हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल इज द मेमोरी ब्लॉक दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रैम के अंदर में जो भी ब्लॉक हम रिजर्व करते हैं पार्टिकुलर वैल्यू को रखने के लिए, वो ब्लॉक वेरिएबल होता है। अगर कोई वेरिएबल आप, मान लिया जाए कि एक ब्लॉक आपने बनाया जिसमें इंटीजर रखना है, तो ये ब्लॉक आप रैम के अंदर में रिजर्व करोगे। रिजर्व करने के बाद आप इसमें आप इंटीजर वैल्यू को रख सकते हो। तो वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे रिलेट हुआ? कांस्टेंट इज द मेमोरी ब्लॉक दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, वेयर एज वेरिएबल इज द मेमोरी ब्लॉक दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू। हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लिया जाए किसी का रोल एंट्री करना है, तो आपको पहचानना होगा कि रोल किस तरह का वैल्यू है। तो 10 है, 20 है, यानी इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो इसके लिए कौन सा वेरिएबल हम रखेंगे, किस तरह का ब्लॉक बनाएंगे? क्या वो ब्लॉक कैरेक्टर लेंगे? नहीं, हमको 10 20 को रखना है तो कैरेक्टर
फीचर वाला ब्लॉक तो वहां पे काम करेगा नहीं। तो किस तरह का ब्लॉक हम बनाएंगे, अब ये रिलेट करेगा कांस्टेंट से कि 10 किस तरह का कांस्टेंट है। तो 10 हम जान रहे हैं कि इंटीजर कांस्टेंट है, 20 इंटीजर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि इंटीजर फीचर को फॉलो करने वाला ब्लॉक हमको बनाना पड़ेगा। तो वही उसी के लिए आगे चल के आप डेटा टाइप भी पढ़ोगे तो उस डेटा टाइप के अनुसार एक डेटा टाइप आपको मिलेगा इंटीजर। इस इंटीजर डेटा टाइप का एक ब्लॉक बनाएंगे तो वो ब्लॉक का फीचर होगा कि वो इंटीजर कांस्टेंट को अपने अंदर में रख सकता है। तो वेरिएबल क्या हुआ, तो वेरिएबल इज द मेमोरी ब्लॉक दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को स्टेप में सीखेंगे वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है भाई, तो अगर कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स को आप कह सकते हो कि स्पेशल वर्ड्स है। जैसे वर्ड क्या है, अब अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे वर्ड कैट रैट ये स्पेशल वर्ड है जो अंग्रेजी में डिफाइन है और हम इसको फॉलो करते रहते हैं। लाइक दैट कीवर्ड्स भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स whose meanings are already defined into the compiler of that particular language। जिस लैंग्वेज का वो वर्ड है उस लैंग्वेज में उसका मतलब डिफाइन होता है। अब जैसे आप सी की बात करें तो सी में कीवर्ड INT है, इसका मतलब वहां सी में डिफाइन है। इसी तरह से सी में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, लॉट ऑफ कीवर्ड्स, 32 लगभग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, 32 to 33 कीवर्ड्स लगभग मिल जाएंगे आपको, जो अपना मतलब रखता है कि उसका कुछ न कुछ और उस कीवर्ड्स का एक और चीज आपने सीखा होगा अंग्रेजी में कि कैट को आप कैट लिखते हो, KAT कैट नहीं लिख सकते हो, यानी इसका आप स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते हो। लाइक दैट यहाँ भी जो कीवर्ड आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड मिलेगा उसमें आप उसकी स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, बस आपको उसको उसी तरह से लिखना होगा जैसे आपको बताया जा रहा है, यानी कलेक्शन है। तो keywords are reserved words whose meanings are already defined into the compiler of that particular language। अब इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जैसे यहाँ सेंटेंस है कि अल्फाबेट वर्ड को अगर कलेक्ट करें एक मीनिंगफुल सेंस के लिए तो सेंटेंस बन जाता है लाइक दैट कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स कलेक्टेड टुगेदर using the particular syntax of a particular language to guide the computer is called instruction। It means constant variable और keywords को अगर हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं एक नियम के तहत, और किस नियम के तहत, जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, अगर हम सी का इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो सी का नियम फॉलो करेंगे, अगर C++ का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसका नियम फॉलो करेंगे, अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे थे तो यहाँ पे इंग्लिश का नियम फॉलो कर रहे थे कि आई के साथ एम लगता है, यू लिखते तो यू के साथ आप आर लगाते, ये नियम है। उसी तरह से यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस लिखते समय आप नियम फॉलो करते हो, कलेक्शन करते हो कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स का एक नियम के तहत, और नियम जिस लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो उस लैंग्वेज के नियम को फॉलो करते हुए कलेक्ट करते हो, और कलेक्ट करते हो काहे के लिए, कंप्यूटर को गाइड करने के लिए। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को आप देखोगे तो सेंटेंस की तरह सिमिलर आपको लगेगा। उसी तरह से अगर प्रोग्राम की बात करें तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये सिंपली तो लोग कहते हैं, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि क्या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सिर्फ प्रोग्राम है? तो कलेक्शन अगर कोई सीक्वेंस में ना किया जाए तो क्या वो प्रोग्राम बनेगा? नहीं। यानी कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कलेक्टेड टुगेदर फॉर ए गोल इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये सारे डिफिनीशंस आप आगे चल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीवर्ड्स अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीवर्ड्स जितने भी सी में यूज में आता है 32 कीवर्ड्स इन सी, वन बाय वन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन जैसे जैसे यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस का भी आपको डिफिनीशन इस तरह से है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स रिटन इन ए पार्टिकुलर सिंटेक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गाइड द कंप्यूटर। अब जैसे मान लिया जाए कि आप सी की बात कर रहे हैं कि सी आपको बताया नहीं है फिर भी समझाने का प्रयास करें। इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल ले लिया ना, अब ए INT कीवर्ड है, ए वेरिएबल है,
कलेक्ट हुआ एक जगह पे, एक नियम के तहत कलेक्ट हुआ है, इसके लास्ट में सेमीकोलन देना है, ये नियम है। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन भी है, लेकिन कलेक्ट हुआ एक नियम के तहत तब बनाए इंस्ट्रक्शन। और ये गाइड कर रहा है कंप्यूटर को कि एक ब्लॉक बनाओ नम नाम का जो इंटीजर फीचर को फॉलो करता हो। इसके बाद प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। मतलब कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल सोच करके ही करते हैं कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं। 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम, तो हमारे माइंड में एक गोल चलता है कि प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये 2 नंबर के जोड़ करके रिजल्ट देने के लिए कर रहे हैं, और सारे के सारे उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो 2 नंबर को जोड़ने वाला ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पैराग्राफ, अब महात्मा गांधी पे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो हर एक सेंटेंस महात्मा गांधी को बिलोंग करता हुआ होगा, उसमें आप कुछ दूसरा सेंटेंस आप घुसा नहीं सकते हो। अगर आप महात्मा गांधी की बात के बारे में लिख रहे हो तो क्या आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो सारे के सारे सेंटेंसेज इंग्लिश का होगा। लाइक दैट अगर प्रोग्राम बना रहे हो और सी में बना रहे हो तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सी का होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें सी प्लस प्लस का इंस्ट्रक्शन डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें जावा का इंस्ट्रक्शन डाल देंगे। तो मैंने जो कहा था आपको कि एक सिंपल लैंग्वेज की तरह भी अगर आप सोचेंगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज की तरह सिमिलरिटी सामने में आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमने पैराग्राफ सीखा था, इंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे तो हम प्रोग्राम भी लिखना सीख जाएंगे। इंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे जैसे जैसे, आप एक ही बार में तो पैराग्राफ नहीं सीख गए थे, आपने शुरू में सेंटेंस सीखा होगा, सेंटेंस छोटा सेंटेंस, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद आप बहुत सारा ग्रामर का रूल पढ़े, फिर धीरे धीरे आप पैराग्राफ लिखना सीखे। लाइक दैट यहाँ भी इंस्ट्रक्शन छोटा सीखिएगा, छोटा प्रोग्राम बनाइएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप स्टेप बाय आगे बढ़िएगा। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम जब एक जगह पे कलेक्ट होते हैं और बिग गोल, तब बनता है सॉफ्टवेयर। आप अपने लाइफ में बहुत सारा सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे, तो उसमें एक प्रोग्राम नहीं होता है, ए लॉट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और सब प्रोग्राम का कुल मिलाकर के एम होता है कि जिस चीज का वो सॉफ्टवेयर है, जिस वर्क के लिए बना है वो सॉफ्टवेयर, उस वर्क को कैसे हम बिना कोई प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट करें। अब जैसे MS वर्ड की बात करें, वर्ड का सॉफ्टवेयर है। अब MS वर्ड में जितने भी मेनू हैं वो सब कहीं ना कहीं प्रोग्राम है, सारे के सारे प्रोसीड्यूर्स हैं, प्रोग्राम है। अब हर एक का अपना अपना काम है। फाइल मेनू में बहुत सारे हैं, अब इसमें भी बहुत सारा है, न्यू है, ओपन है, ये सब के लिए छोटा छोटा प्रोग्राम है। अब ये सारे के सारे कलेक्ट हुए हैं और सब मिल करके किस तरह का काम कर रहे हैं, तो वर्ड से रिलेटेड यानी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे जो सिंपल लैंग्वेज की तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज, उसमें आपका अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लाइक दैट यहाँ भी है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, उसके बाद सॉफ्टवेयर। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल को हम लोग नाम कैसे रखते हैं, वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो प्रोग्राम का सेक्शंस होता है सी में, वो कैसे कैसे हम लोग लॉजिकली डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में। जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो कितने सेक्शंस में बटा हुआ रहता है लॉजिकली, ये सब सीखने का यानी धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा हिस्ट्री पोर्शन को भी देख लेंगे, हिस्ट्री पोर्शन को भी जानना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हिस्ट्री पोर्शन को भी जानना जरूरी है। ये सब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और इसके बाद प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा, जितनी बातें मैंने बताया है बच्चों, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्विज भी मिलेगा, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपने नॉलेज को इनहेंस करेंगे। आप सब लोग प्रयास करेंगे कि क्विज अटेम्प्ट करें। हम देखना चाहेंगे कि हम जो बता रहे हैं वो बच्चे कवर कर रहे हैं
कि नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई परेशानी भी हो हमारी बात को समझने में तो बेहिचक आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।